लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रॉस डोथेट का ये लेख मौजूदा वैश्विक हालात को एक व्यापक और संभावित विश्व युद्ध के रूप में देखने की दृष्टि पेश करता है। लेखक का तर्क है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की बेतरतीब वापसी, यूक्रेन पर रूस का हमला और इजराइल गाजा ईरान के संघर्ष, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक संयुक्त वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है जो अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका की परीक्षा ले रहा है। हालिया घटनाओं जैसे ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले और उसके बाद ईरान की सीमित प्रतिक्रिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका फिर से जीत की स्थिति में है। लेकिन लेखक चेताते हैं ये आंशिक और अस्थायी आकलन हो सकता है। इस संघर्ष का सबसे निर्णायक खिलाड़ी है चीन, जिसने अब तक सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है लेकिन अपने साझेदारों रूस और ईरान को चुपचाप समर्थन दे रहा है। ये या तो उसकी रणनीतिक सतर्कता है या ये आत्मविश्वास की समय उसके पक्ष में है। चीन का यही संयम एक सवाल उठाता है कि क्या वो आने वाले वर्षों में तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी कर रहा है। लेख इस बात पर जोर देता है कि अमेरिका को अब दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है जो चीन की चुनौतियों का जवाब दे सके, और साथ ही एक लचीला दृष्टिकोण भी अपनाना होगा जिसमें शांति की संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला रहे लेकिन युद्ध की तैयारी भी बनी रहे। कुल मिलाकर लेखक ये कहता है कि हम एक ऐसे संघर्ष में हैं जिसकी कोई सीधी, जल्दी या आसान समाप्ति नहीं है, और इसलिए अमेरिकी विदेश नीति को आत्ममुग्धता नहीं बल्कि दूरदर्शिता और सतर्क लचीलापन चाहिए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख गजा के एक पत्रकार की आंखों देखी पीड़ा और असहायता को बेहद मार्मिक अंदाज में सामने लाता है। लेखक बताते हैं कि कैसे इजरायली हमलों और पूरी नाकेबंदी के चलते गजा की स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग टूट चुकी है और अब हालत ये है कि वहां खून भी नसीब नहीं हो पा रहा। गजा में हर दिन घायल लोगों के लिए खून की जरूरत होती है लेकिन भुखमरी की वजह से ज्यादातर लोग खून देने के लायक भी नहीं बचे। लेखक खुद जब खून देने अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि वो भी गंभीर कुपोषण और एनीमिया से ग्रस्त है और उसका खून किसी के इलाज में का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेख ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ मेडिकल या मानवीय संकट नहीं है बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है जो न केवल जाने ले रहा है बल्कि इंसानी गरिमा, रिश्ते और आपसी मदद के भाव को भी कुचल रहा है। लेख में गजा के लोगों से न सिर्फ खाने पीने, इलाज और शिक्षा का हक छीना गया है बल्कि अब उन्हें दूसरों की जान बचाने की इंसानी इच्छा से भी वंचित किया गया है। लेख के अंत में हालांकि उम्मीद की एक रोशनी है, ये भरोसा कि गजा की जनता जो दशकों से एकजुट रही है अपनी टूटती हुई सामाजिक डोर को फिर से जोड़ लेगी। भले ही जुल्म इनका शरीर तोड़ रहा हो, उनकी इंसानियत और एकजुटता अब भी जिंदा है। द गार्जियन में प्रकाशित फ्रांसेस्को गिल्लो के लेख में यूरोपीय संघ की उस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी यूरोपीय संघ की जन भागीदारी से दूरी और लोकतांत्रिक रिक्तता। लेखक बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की आर्थिक सुधार रिपोर्ट में जहां डिफेंस जैसे शब्द सैकड़ों बार हैं, वहीं डेमोक्रेसी मुश्किल से 3 बार दिखती है। ये संकेत है कि यूरोपीय नेतृत्व अब नीतिगत निर्णयों को ऊपर से नीचे थोपने के पुराने मॉडल पर अटका हुआ है जो आज की डिजिटल और जन जागरूक पीढ़ी में काम नहीं करता, खासकर युवा पीढ़ी जो खुद को ईयू का हिस्सा कम और वर्ल्ड सिटीजन ज्यादा मानती है, इस संगठन से अलग थलग महसूस करती है। लेख में बताया गया है कि ईयू की ताकत बढ़ाने के लिए जैसे जैसे साझा बजट और रक्षा योजनाओं की बात होती है वैसे वैसे सवाल भी जरूरी हो जाता है कि क्या नागरिक खुद को इस प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। जब तक आम लोग, खासकर युवा, ये महसूस नहीं करेंगे कि उनकी राय मायने रखती है, तब तक कोई भी संघीय नीति कारगर नहीं हो सकती। इस लोकतांत्रिक दूरी को खत्म करने के लिए लेखक एक अहम सुझाव देते हैं। इरामुस छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम को सभी माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य और मुफ्त बना दिया जाए। इससे ईयू की भावना स्कूली स्तर से ही जमीनी हकीकत बन सकेगी।
लेख ये भी कहता है कि डिजिटल युग में सत्ता, सूचना और निर्णय प्रक्रिया की प्रकृति बदल चुकी है। इसलिए ईयू को भी अब नागरिकों को केवल सहमति देने वाले दर्शक नहीं, बल्कि सह निर्माता बनाना होगा। सियना में हुए सम्मेलन में नागरिक बजट प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने और शून्य आधारित बजट जैसी अवधारणाओं को अपनाने की वकालत की गई। कुल मिलाकर लेखक का तर्क ये है कि ईयू के पास एक अनोखा अवसर है। ये एक अधूरा प्रोजेक्ट है जो चाहे तो कई लोकतांत्रिक कल्पनाओं को आजमा सकता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो आर्थिक सुधार भी नाकामी साबित होंगे, क्योंकि बिना भागीदारी के कोई भी संघ टिकाऊ नहीं बन सकता। डॉन अखबार में प्रकाशित लेख पाकिस्तान की मॉडल और अभिनेत्री हुमेरा असगर अली की मौत की घटना से शुरू होकर उस गहरी सामाजिक विडंबना की पड़ताल करता है जिसमें अकेली रहने वाली महिलाओं को सिर्फ उनके स्वतंत्र जीवन के चुनाव के लिए संदेह, नफरत और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। लेख बताता है कि हुमेरा की मौत के बाद उसके परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, उसका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया, जैसे उसकी मौत से ज्यादा उसकी आजादी एक गुनाह बन गई हो। यही दिन रावलपिंडी में एक और लड़की महक शहजादी के पिता द्वारा उसकी हत्या का भी था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टिकटॉक पर सक्रिय थी। ये घटनाएं अकेले मरने की नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति की हैं जो उन महिलाओं से नफरत करती है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हैं। लेख साफ कहता है जो पाकिस्तान में कई महिलाओं को अकेले इसलिए जीना पड़ता है क्योंकि उनका अपना परिवार उन्हें मानसिक यातना, दबाव और नियंत्रण में रखने को ही इज्जत समझता है। उन्हें चुनना पड़ता है कि या तो स्वतंत्र रहो और अकेले मरो, या अपमान और दमन में जियो। ये समाज सिर्फ महिलाओं की आजादी से नहीं, उनके अस्तित्व से भी डरता है। लेखक अंत में कहती हैं कि अफसोस महिलाओं के अकेले मरने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समाज का होना चाहिए जो किसी महिला को इंसान मानने तक से इनकार कर देता है। द हिंदू में प्रकाशित लेख में भारत में शिक्षा के माध्यम और अंग्रेजी भाषा को लेकर चल रही बहस को गहराई से समझाया गया है। लेख की मूल बात यह है कि किसी भी भाषा को स्कूलों में शिक्षा का माध्यम थोपना अनुचित है, खासकर तब जब समाज, संविधान और शिक्षा नीति तीनों में विविधता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया हो। लेख के अनुसार शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में देने के पक्ष में कई शैक्षिक शोध हैं, लेकिन भारत जैसी भाषाई विविधता वाले देश में मातृभाषा की परिभाषा भी जटिल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि किसी बच्चे की पढ़ाई की भाषा तय करना राज्य का अधिकार नहीं है। बच्चे और अभिभावकों को अपनी पसंद चुनने की आजादी होनी चाहिए। इसके साथ साथ लेख ये भी रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजी को लेकर जो उदासीनता दिखाई गई है वो जमीनी सच्चाइयों और समाज की आकांक्षाओं के खिलाफ है। विशेषकर गरीब और वंचित तबकों के लिए अंग्रेजी न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का एक रास्ता भी है। जब सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की सुविधा नहीं होगी तो अमीर बच्चे निजी स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे और गरीब बच्चे पीछे रह जाएंगे, जिससे शिक्षा समानता के बजाय भेदभाव को और गहरा कर देगी। इसीलिए शिक्षा नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग की उम्मीदों को कितना सहारा देती है। अंग्रेजी को नकारने की बजाय उसके साथ साथ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाली संतुलित नीति ही वांछनीय है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट बेंगलुरु में महिलाओं की सहमति के बिना उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की बढ़ती घटनाओं और उससे जुड़ी कानूनी, सामाजिक और तकनीकी विफलताओं को उजागर करती है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे गुरदीप सिंह और दिग्गज जैसे युवाओं ने सार्वजनिक जगहों पर चलती फिरती महिलाओं के स्लो मोशन वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किए, जिन्हें स्ट्रीट फैशन के नाम पर पेश किया गया, लेकिन असल में यह हरकतें महिलाओं की निजता और गरिमा का खुला उल्लंघन थी। इन मामलों में जिन महिलाओं के वीडियो बिना इजाजत डाले गए, उन्हें बाद में अश्लील संदेशों और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि अधिकांश पीड़ितों को यह भी नहीं पता था कि उनकी रिकॉर्डिंग की गई है। पुलिस ने इन मामलों में आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराएं लगाईं, लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा कानूनों में सजाएं इतनी हल्की हैं कि वो अपराध रोकने में नाकाम हैं। लेख इस समस्या को सिर्फ व्यक्तिगत विकृति नहीं, बल्कि एक सामाजिक मानसिकता से जोड़ता है, जिसमें महिलाओं की आजादी, पहनावे या सार्वजनिक जीवन को लेकर संकीर्ण दृष्टिकोण और यौनिकता से भरी दृष्टि हावी रहती है।
कार्यकर्ता ये भी बताते हैं ये सिर्फ कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं तक सीमित नहीं है। हर तरह की महिलाएं इस डिजिटल उत्पीड़न का शिकार बनती हैं। लेख का मर्म यह है कि जब तक सिस्टम और समाज दोनों महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और दोषियों को इंटरनेट पर नाम और पैसा कमाने का जरिया मिलता रहेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.